नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं टॉप अपडेट। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति निर्वाचित सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शपथ दिलाई। 67 वर्षीय राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उन्होंने मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया था। चुनाव में 788 सदस्यों में से 767 ने मतदान किया था। राधाकृष्णन को उम्मीद से ज्यादा 452 वोट मिले थे, जबकि सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले थे। चुनाव में राधाकृष्णन को भारी मतों में जीत हासिल हुई थी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम आज अयोध्या दौरे पर पहुंचे। परिवार समेत श्री राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन किए। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। विदेशी मेहमान के आगमन की तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ परिवार के सदस्य, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहे। एयरपोर्ट से सीधे राम मंदिर के लिए वे रवाना हुए। प्रयागराज लखनऊ हाईवे से होते हुए करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का काफिला राम मंदिर पहुंचा। राम मंदिर में वह करीब 1.5 घंटे रुके। इस दौरान रामलला और राजा राम के दर्शन करने के साथ मंदिर निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। राम जन्मभूमि परिसर में जटायु और अंगद टीले पर पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। डॉक्टर राम गुलाम रामलला के दर्शन करने वाले दूसरे विदेशी प्रधानमंत्री हैं। 5 सितंबर को भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोब्गो अयोध्या आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हाल में अतिवृष्टि, बादल फटने और बाढ़ जैसी आपदाओं के कारण हुए नुकसान का जायजा लिया। राज्य के लिए 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उत्तराखंड में प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हज़ार रुपये अनुग्रह राशि की भी घोषणा की। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री को राज्य के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इसे रद्द कर दिया गया। राहुल गांधी शुक्रवार को गुजरात दौरे पर हैं। वे जूनागढ़ के प्रेरणा धाम में हो रहे कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। राहुल गांधी दोपहर 1 बजे केशोद एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से जूनागढ़ के भवनाथ स्थित प्रेरणा धाम पहुंचे। कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। इसके बाद राहुल गांधी दोपहर 2 बजे शिविर में कार्यकर्ताओं से मिले। कांग्रेस का यह ट्रेनिंग कैंप गुजरात में कांग्रेस के नवनियुक्त शहर और जिला अध्यक्षों के लिए हुआ है। शिविर 10 से 19 सितंबर तक होगा। कार्यक्रम की शुरुआत बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी। जनपद बहराइच के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में देर रात हुए जंगली जानवर के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बच्ची का शव मिलने के बाद अज्ञात जानवर की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। फकरपुर थाना क्षेत्र के भवनन पूर्वापुर में देर रात महिला जानवर को चारा देने गई थी। उसी वक्त अज्ञात जानवर ने महिला पर हमला किया। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दूसरी तरफ बौंडी थाना क्षेत्र में अज्ञात जानवर ने एक बच्ची को बिस्तर से उठा लिया और उसको अपना निवाला बना लिया। रात में हुई 2 घटनाओं की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अलीगढ़ के अकबराबाद स्थित नेशनल हाईवे के नानऊ पुल के अंडरपास पर शुक्रवार को एक विशालकाय मगरमच्छ दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया। लगभग 10 फुट लंबा मगरमच्छ सड़क पर चलते हुए दिखाई दिया, जिसे देख राहगीरों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। लोगों की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर पहुंच गई। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम भी वहां पहुंची। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया। वन विभाग के अनुसार मगरमच्छ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और इसे बाद में काली नदी में छोड़ दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके साथ ही एक ईमेल भी भेजा गया।
ईमेल में कहा गया कि जज के चैम्बर में दोपहर की नमाज के तुरंत बाद बम फटेगा। ईमेल भेजने वाले ने डॉक्टर शाह फैजल नामक एक शिया मुस्लिम और कोयम्बटूर में एक पाकिस्तानी आईएसआई सेल के बीच एक साजिश का आरोप लगाया है। ईमेल में कहा गया है कि उदयनिधि स्टालिन के बेटे इनबानिधि उदयनिधि पर इस हफ्ते तेजाब से हमला किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस साजिश का मकसद पटना में 1998 के बम धमाकों जैसा हमला करना था। ईमेल संदेश में दावा किया गया कि 2017 से पुलिस के भीतर इस हमले के लिए लोग तैयार किए गए। दिल्ली हाईकोर्ट का धमाका यह साबित कर देगा कि यह कोई झूठी धमकी नहीं है। लखनऊ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बुलंदशहर निवासी अजय नामक व्यक्ति ने कथित रूप से जहर खाने की बात फैलाई। अजय बुलंदशहर में आटा चक्की का संचालन करता है और बिजली काटने को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से उसने शिकायत की थी। शिकायत का समाधान न होने पर वह लखनऊ पहुंचा और सपा ऑफिस के बाहर जहर खाने की बात सामने आई। सूचना मिलते ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स उसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल जहर खाने की पुष्टि नहीं हुई है। महाराजगंज से एक दुखद खबर सामने आई है। नेपाल के काठमांडू स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने गई गाजियाबाद निवासी महिला की मौत हो गई। 7 तारीख को काठमांडू में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान यह महिला घायल हो गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह दंपत्ति नेपाल में मंदिर दर्शन के लिए गया था। उनके होटल में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। जान बचाने के लिए वे 4थी मंजिल से कूदे, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अफरा तफरी में दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे। बाद में राहत शिविर से मृतका के परिवार को उसकी मौत की सूचना दी गई। महिला का शव अब नेपाल से भारत लाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा कर किसानों के हक पर डाका डालने की कोशिश सामने आई है और इसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फसल बीमा योजना में फर्जीवाड़ा कर किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद 27 अगस्त को पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस टीम ने जांच के दौरान किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले जालसाजों के नाम सामने आए और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया है। फर्जीवाड़े में शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की धरपकड़ कार्रवाई से फर्जीवाड़े में शामिल अन्य जालसाजों में हड़कंप मचा हुआ है। करीब 1.5 दशक से कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि जैसी आपदाओं से जूझ रहे देश में शुमार बुंदेलखंड के महोबा जिले में किसानों को राहत देने के लिए योजना थी और इसी योजना में फर्जीवाड़ा का खेल किया गया। मैनपुरी जनपद के कुर्रा थाना क्षेत्र के प्रेमपुर गांव में 55 वर्षीय अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक चंद्र प्रकाश शौच के लिए बाहर गए थे, तभी उनके पैर में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें सैफई में पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चंद्र प्रकाश के पैर में गोली लगने की खबर से गांव में हड़कंप मचा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। घटना की वजह और गोली चलाने वाले की पहचान को लेकर पुलिस जांच कर रही है। मैनपुरी जनपद के करल थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला का शव गांव के एक पेड़ से लटकता मिला। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि मृतका का अपने ससुराल वालों से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। महिला ने अपने पीछे 3 मासूम बच्चों को छोड़कर जीवन लीला समाप्त कर ली। वह पिछले 2 वर्षों से अपने मायके में रहकर जीवन यापन कर रही थी। परिजनों का उसके रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच कर रही है। भारत अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद के बीच नई दिल्ली की बीजिंग से नज़दीकी बढ़ाने से राष्ट्रपति ट्रंप परेशान हो गए हैं। भारत को चीन के करीब जाते देख ट्रंप ने पीएम मोदी से वार्ता करने और संबंध दोबारा सुधारने के प्रयासों को तेज कर दिया है। ट्रंप अपने हालिया बयान में उन्होंने यह साफ कर चुके हैं कि वह जल्द ही भारत से अपने संबंधों को सुधार लेंगे। इस बीच भारत ने भी अपने संबंधों को सुधारने की प्रगति शुरू कर दी है। भारत में नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी भारत को अपने पाले में लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। सर्जियो ने कहा है, हम इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएंगे कि भारत को अपने पक्ष में लाया जाए और चीन से दूर किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि भले ही हमारे संबंधों में इस समय कुछ रुकावटें आ रही हैं, लेकिन हम उन्हें सुलझाने की राह पर हैं। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 2022 के चुनाव में हार के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्ता पलट की कोशिश करने का दोषी पाया है। कोर्ट के 5 जजों की बेंच में 4 ने इन्हें 5 अपराधों में दोषी ठहराया और 27 साल 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। ब्राजील के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति को तख्ता पलट के लिए दोषी पाया गया हो। बोल्सोनारो, जो इस समय ब्राजीलिया में नज़रबंद हैं, ने हमेशा आरोपों को गलत बताया है। उनके पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने का हक है। 60 दिन का वक्त है। अमेरिका के प्रख्यात कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क का पार्थिव शरीर गुरुवार को उनके गृह राज्य एरिजोना पहुंच गया। उन्हें विशेष विमान एयरफोर्स 2 के जरिए ले जाया गया, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ सवार थे। इसी विमान में चार्ली की पत्नी एरिका भी मौजूद रही। यह यात्रा उनके सम्मान और अंतिम विदाई के रूप में की गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली किर्क की पत्नी से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने एरिका से बात की है, लंबी बातचीत हुई है, वह बिल्कुल टूट चुकी है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, आरोपी को पकड़ने के लिए जांच में प्रगति हो रही है। उन्हें लगता है कि वह एक जानवर है, एक पूरा जानवर, उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उसने जो किया वह शर्मनाक था। चार्ली किर्क एक महान व्यक्ति थे, हर मायने में, खास तौर पर युवाओं के लिए। उन्होंने कहा कि वो अपराधी को पकड़ लेंगे और उसके साथ उचित कार्रवाई करेंगे। चार्ली किर्क की मौत इस सप्ताह यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक ओपन डिबेट कार्यक्रम के दौरान हुई। उन्हें अज्ञात हमलावर ने गोलियों से भून दिया था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग ने कहा कि अगर अमेरिका कोरियाई कामगारों के लिए अपनी वीज़ा प्रणाली में सुधार नहीं करता है तो दक्षिण कोरियाई कंपनियां संभवतः अमेरिका में बने रहने या सीधे निवेश करने में हिचकिचाएगी। अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित एक सम्मेलन में ली ने अमेरिकी वीज़ा प्रणाली में सुधार की मांग की। कोरिया के राष्ट्रपति ने जॉर्जिया में 4 सितंबर को हुए छापे के बारे में बात की। इसके परिणाम पर स्वरूप अमेरिकी शहर के हुंदे में विशाल वाहन संयंत्र में निर्माणाधीन बैटरी कारखाने में 300 से ज़्यादा दक्षिण कोरियाई कामगारों को गिरफ्तार कर लिया गया। ली ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत के बाद कोरियाई कामगारों को शुक्रवार को एक चार्टर विमान से स्वदेश लाया जाएगा। अमेरिका की नौसेना अकादमी पर घातक हमला होने की जानकारी सामने आ रही है। एक व्यक्ति अकादमी में हथियार लेकर घुस गया था। उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इससे नेवल अकादमी में हड़कंप मच गया। शुरुआती सूचना के अनुसार फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया। इस दौरान घातक धमकी मिलने के बाद नेवल अकादमी को लॉकडाउन कर दिया गया। ये घटना बृहस्पतिवार की बताई जा रही है। नेवल अकादमी में फायरिंग और धमकी भरे संदेशों की सूचना के बाद एजेंसियों ने मोर्चा संभाला। मैरीलैंड के एनोपोलिस में स्थित इस सैन्य अकादमी में स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर स्थिति का जवाब दिया। अकादमी के बेस के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट नेविद लेमार ने बयान में कहा है कि सावधानी के तौर पर बेस को लॉकडाउन किया गया है। अन्य कार्रवाई की जा रही है। नेवल अकादमी को सुरक्षा एजेंसियों ने चारों ओर से घेर लिया है। पुलिस अधिकारियों को अकादमी की सबसे बड़ी इमारत बैनक्राफ्ट हॉल के पास देखा गया। यह इमारत दुनिया की सबसे बड़ी कॉलेज डॉर्मेट्री मानी जाती है, जिसमें 1600 से अधिक कमरों में मिडशिपमैन यानी कैडेट्स रहते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि घायल व्यक्ति इसी इमारत से जुड़ा था या नहीं। गवर्नर कार्यालय और संघीय एजेंसियों के अनुसार जांच के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि अकादमी को इस समय कोई विश्वसनीय या खतरा नहीं है। माना जा रहा है कि धमकी एक पूर्व छात्र द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई थी, जिससे यह झूठा संकेत दिया गया कि वह परिसर में मौजूद है। यह जानकारी गैर आधिकारिक रिपोर्टों पर आधारित है। और टॉप अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।